एपिसोड 8 भाई बहन का प्यार। पिछले भाग में देखा कि शेखर राणावत सबको आनिक्य के फैसले के बारे में बताते हैं कि वो सगाई के लिए तैयार है, जिसे सुनकर ठाकुर परिवार हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा और शौक विशाखा बुआ को लगता है। अब आगे, भाई ये आनिक्य कौन है और आप उसका नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? फिर शेखर को देखकर, अंकल वो सगाई करना चाहता है, लेकिन उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं उससे सगाई करना चाहती हूँ या नहीं। आर्यांशी की बात सुनकर सभी को ध्यान आया कि वो अब पहले वाली आर्या नहीं है। उसे तो याद भी नहीं है कि कोई था जिसके पीछे वो देवानी की तरह पागल थी और उसके लिए पता नहीं क्या क्या करती थी, और उसका एक ही सपना था उससे शादी करने का। मेरे साथ चलो, तुम्हारा बीते 5 सालों के बारे में जानना जरूरी है और उसी में तुम्हें पता चलेगा कि आनिक्य राणावत कौन है। आर्यांशी ने बस हाँ में सर हिला दिया। वैसे तो वह सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसे अंजना बनने का नाटक जारी रखना ही था, वरना वो उन्हें अपने बदलने का क्या करना देती। ये कि उसकी सॉल को कैद कर लिया गया था किसी दूसरी बॉडी में, और जो उनके साथ पिछले 5 सालों से रह रही है वो कोई और थी। ये सुनकर तो सब यही सोचेंगे कि वो पागल ही हो गई है। आर्या ने अपना सर झटका और अपने भाई के साथ जाने लगी। वहीं विशाखा ने जब उसे जाते हुए देखा तो जमीन पर पड़ा बॉक्स उठाकर बोली, आर्या रुको। आर्यांशी और अभीर दोनों रुक गए और मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। आर्या मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। इसे मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले ही तैयार करवाया था, लेकिन दे नहीं पाई। तुम कहती थी ना कि बुआ जी मुझे भी वो लिमिटेड एडिशन वाला पर्स चाहिए जो अनेरी ने मेरे लिए लंदन से भेजा था। इसमें वही है। अब मैं कहाँ इन डिजाइनर पर्स को लेकर घूमूंगी, तुम्हें पसंद है तो रख लो। आर्यांशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। लेकिन अभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। आपको ये लगता है कि ठाकुर फैमिली एक पर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी बहन को अपना इस्तेमाल किया पर्स दे रही है? नहीं अभीर, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। जब आर्या ने कहा तो मैंने उसके लिए ही रख लिया था, जिससे मैं उसे बाद में दे सकूं। विशाखा बुआ ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा। वो किसी की भी बात काट सकती थी, लेकिन उनका ये बड़ा भतीजा बहुत खतरनाक था जिसे नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अच्छा बुआ जी, तो ये वो पर्स नहीं है जिसे आपने मिसेज मित्तल की बर्थडे पार्टी में कैरी किया था? आकृति ने आगे आते हुए कहा और उनके हाथ से बॉक्स को लगभग छीनते हुए ले लिया। विशाखा बुआ बस हैरानी से देखती रह गई। अब उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें गिरने लगी थी। उनके हाव भाव देखकर आर्यांशी भी समझ गई थी कि उसकी ये प्यारी सी दिखावा करने वाली बुआ उसे अपना इस्तेमाल किया हुआ पर्स देकर एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती थी। एक ये कि वो इतनी महंगी चीज देकर दिलेर बन जाएगी पूरे घर वालों के सामने और उसके डैड को साबित कर पाएगी कि वो उनकी भतीजी से कितना प्यार करती है। दूसरा, अगर वो ये पर्स कहीं लेकर जाती तो जिसने भी इसे देखा होगा वो यही समझेगा कि वो दूसरों का इस्तेमाल किया सामान यूज करती है, क्योंकि वह उसी के लायक है। आकृति ने अच्छे से पैक किए हुए गिफ्ट बॉक्स को बुरी तरह से फाड़ दिया और उस पर्स को अंदर से निकाला जो एक इंटरनेशनल ब्रांड का लिमिटेड पीस है। उस पर्स को देखकर आकृति का अंदाजा एकदम सही निकल गया और वो निराश होते हुए बोली, आप इस पर्स को आर्या को दे रही थी? क्या आप नहीं जानती कि एक बार अपर सोसाइटी की नज़र में कुछ आ जाए तो वह आसानी से नहीं जाता? तो इस पर्स को कैसे नहीं पहचानेगा? पर बेटा, मैं उसकी बुआ हूँ, अगर वह मेरी चीज ले भी लेगी तो किसी को क्या मतलब है? हम एक परिवार है और हमारे बीच अपना तेरा क्या है? जो मेरा है वो तुम्हारा भी है और जो तुम्हारा है वो मेरा।
नहीं बुआ जी, आप गलत है, रिश्ता में अपना तेरा नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा होगा वो सब आपका भी होगा, क्योंकि आप अकेली नहीं है। आपकी शादी कब की हो चुकी है और आपका एक अलग परिवार भी है। जो हमारे रिश्तेदार तो जरूर है, लेकिन इतने भी खास नहीं कि मेरे डैड उन्हें हमारे प्रॉपर्टी में हिस्सा देते। फिर ये शब्द अर्यांशी के थे, जिन्हें सुनकर विशाखा जी का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और खुद को कुछ भी गलत बोलने से रोकने लगी। आर्या, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी बुआ जी से? वो क्यों हमारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाएगी? ये सब तो तुम सबका ही है। उन्हें उनका हक पहले ही माँ पापा दे चुके हैं। मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, बस मैं बुआ जी को करेक्ट कर रही थी कि जो मेरा है वो तेरा है वाला तरीका बस झांसा देने के लिए होता है। आज की दुनिया में अगर हम सबसे ये कहने लगे तो सब दूसरे का हक मारकर खाने लगेंगे, और कब सामने वाले की जान भी यही कह ले लेंगे कि ये भी मेरी है। आज की दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अर्यांशी ने बात को घुमाकर लेकिन एकदम सही तरीके से कहा था, और जिसे वो सुना रही थी उन्हें भी तीर सही जगह पर ही लगा था। अभीर की आंखें अपनी बहन की बात सुनकर चमक उठी थी, वही आकृति भी उसके कहने का मतलब समझ गई थी। अभिमन्यु भी समझ रहे थे, लेकिन बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, वो जानती है कि अब उनका यहाँ कुछ नहीं है, बस दिल के रिश्ते हैं जिनके लिए ही वो यहाँ आती है। अब तुम अपनी बुआ जी को सॉरी कहो। तुमने जो कहा सही था, लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। अर्यांशी ने बहस नहीं की और गिल्टी होते हुए बोली, सॉरी बुआ जी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, जो मेरा और मेरे भाई का है उस पर किसी का हक क्या उसकी नज़र भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए थोड़ी ज्यादा बोल गई। आप अपनी इस प्यारी भतीजी को माफ कर देना। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि एक पल को तो आकृति को भी लगा कि वो सच में सॉरी फील कर रही है, लेकिन उसकी चंचल आंखों को मुस्कुराता देखकर उसे भी हंसी आ गई। उसे ये वाली आर्या बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग लग रही थी। विशाखा जी जो उदास होने का नाटक कर रही थी, उसे माफी मांगता देखकर अपने भाई को दिखाने के लिए ही उन्हें ना चाहते हुए भी उसे माफ करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अपनी जगह सही हो। मैं ही हूँ जो इस घर को अपना मानती थी, लेकिन तुमने आज सच्चाई बता दी कि अब मेरा दूसरा परिवार है और यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है। वो खुद को ऐसे दिखा रही थी जैसे अर्यांशी के कठोर शब्दों ने उन्हें अंदर तक पीड़ा पहुंचाई हो। उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसका मासूम चेहरा बिना भाव का हो गया। अर्यांशी को एक पल में ही बदलता देख अभीर की आंखें गहरी हो गई, पर जो उसने सुना उसके बाद उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। बुआ जी, आपको इस घर को अपना समझने की जरूरत नहीं है। जब इस घर में रहने वाले आपके हैं तो इसलिए चीजों को रिश्तों के बीच मत आने दीजिए, वरना जो है वह भी चला जाएगा। फिर उस पर्स को आकृति के हाथों से लेकर उन्हें थमाते हुए, ये आपकी बेटी का आपके लिए गिफ्ट है, इसलिए आप ही इसे रखिए। वैसे भी मेरा क्लोसेट इन जैसे कई महंगे ब्रांड के लिमिटेड एडिशन से भरा हुआ है, जिन्हें एक नज़र देखने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। पहले मैंने यूं ही आपको खुश करने के लिए इस बैग की तारीफ की होगी, जबकि ये मेरे कलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। अपनी बात कहने के बाद वो आभीर की तरफ मुड़ी और बोली, चले भाई। अभीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए दोनों भाई बहन ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए, जहां उन सबका का रूम था। जाते हुए ही आर्या ने कहा, भाभी आप भी आ जाओ। आकृति जो वहां खड़ी थी, जब उसने सुना वो उसे बुला रही है तो वो बिना देरी के उनके पास आ गई। हॉल में सभी अभी तक हैरान खड़े थे। उसके कहने का तरीका इतना अलग था कि हर कोई बार बार हैरान रह जाता था। शेखर राणावत की आंखों में एक चमका थी, वो मन में बोले,
आखिर मेरे बेटे को टक्कर देने वाली आ ही गई। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अलावा उस ठंडे क्रूर राजा को कोई नहीं संभाल सकता, पर ये भी जानता हूं कि इतनी आसानी से वो मानेगा भी नहीं। अब देखना ये है कि उसकी जिद जीतती है या फिर तुम्हारे इस अंदाज और चार्म का जादू उसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ राणावत हवेली का माहौल बहुत खराब था। रश्मि गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। पता नहीं ये मिस्टर राणावत कहाँ रह गए? इतना समय हो गया, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। ऊपर से वो दोनों उनके बेटे भी घर पर नहीं हैं। पता नहीं इस आनिक्य के सर पर कौन सा फितूर सवार हो गया है जो अब उसे उस अर्यांशी ठाकुर से सगाई करनी है। फिर अपने फोन में किसी ना नंबर डायल करते हुए ऊपर से ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही है। अरे, जब इसका प्यार किसी और का हो जाएगा तब ये मेरा कॉल देखेगी। वो अभी बड़बड़ाते ही रही थी कि उनकी नज़र घर के अंदर आते कार्तिकेय पर पड़ी जो शायद हॉस्पिटल से आ रहा था। उसके हाथ में स्पेशल मेडिकल बॉक्स था जिसे वो हर वक्त अपने साथ ही रखता था और दूसरे हाथ पर डॉक्टर के वाइट कोट को टांगे अंदर आ रहा था। कार्तिक बेटा तुम आ गए? रश्मि ने बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा। उनका चेहरा एकदम से चमक उठा था। कार्तिकेय ने उन्हें देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, लगता तो ऐसा ही है कि मैं आ गया हूँ। उसके टोंट को सुनकर रश्मि की स्माइल कम हो गई, लेकिन उन्होंने अपना सर झटका और हंसते हुए बोली, तुम भी ना बेटा, कितना मजाक करते हो। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कुछ पता है कि ऐसे अचानक से आनिक्य ने उस आर्या से सगाई करने का फैसला क्यों किया? उनका सवाल सुनकर कार्तिकेय ने बिना भाव के कहा, क्या आप नहीं जानती कि आनिक्य कुछ भी किसी को बताकर नहीं करता? जो उसके दिमाग में आता है वो वही करता है। हाँ, पर मुझे लगा उसने तुम्हें कुछ बताया होगा। खैर छोड़ो, अब उसने मुझे सब तैयारी करने के लिए कहा है तो करना ही होगा, वरना उसका गुस्सा कल सबसे पहले मुझ पर ही उतरेगा। ये कहकर वो तेजी से अपनी रूम की तरफ चली गई। अजीब औरत है, पता नहीं ये मेरी मॉम की बहन कैसे हो गई। दिखने और हरकतों में उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। सोचते हुए वो लिफ्ट में चला गया और उसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। वैसे तो वो वही स्वर्ग महल में अपने भाई के साथ रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी रहने आ जाता है। जब घर में कुछ हो तो सबको हवेली में ही आकर रहना होता है। ठाकुर हवेली अभीर आर्या को उसके कमरे में ले गया। जब अर्यांशी ने अपना रूम देखा तो उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उसका रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। वो ज्यादा तो यहाँ नहीं रही, बस अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आया करती थी। वो बचपन से ही अपने नाना जी के साथ ही रहती थी और वही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अभीर की नज़र उसके ही चेहरे पर टिकी हुई थी। वही आकृति हल्के से उसके कान में बोली, अभी लेकिन वो तो सामने वाले रूम में रहती थी ना। उस रूम में वो 5 साल पहले आई नई आर्या रहती थी जिसे अपना बचपन भी याद नहीं था। लेकिन आज जो हमारे सामने है वो मेरी वही खोई हुई बहन है जिसे देखकर मुझे हमेशा गर्व महसूस होता था। आकृति उसकी आंखों में चमक साफ देख सकती थी। जब भी वो अपनी बहन के बारे में बात करता तो उसकी वो खूंखार आंखें सबसे ज्यादा प्यारी हो जाती थी। तुम कब मुझे भी अपनी आंखों में ऐसे प्यार भरकर देखोगे अभी? पता नहीं वो वक्त आएगा भी या नहीं। अभीर को देखते हुए आकृति ने अपने मन में सोचा। तभी अभीर की नज़र भी उसकी नज़रों से मिल गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मेरा रूम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मुझे पता है आपने और दोनों भाइयों ने ही इसे मेरे लिए बिल्कुल पहले जैसा रखा है ना। वो पलटी और एकदम से ही उसने अपने भाई और भाभी दोनों को गले लगा लिया। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ।
अभीर और आकृति उसके अचानक हक करने से बहुत ज्यादा पास आ गए थे। अभीर ने एक हाथ से आर्या को पकड़ लिया और दूसरे से आकृति को। आज पहली बार वो दोनों इतने करीब आए थे। शायद यही से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली थी। आकृति ने भी कसकर आर्य को पकड़ लिया, लेकिन अभीर से जितना हो सके दूर रही, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कब इस हरकत के लिए, जो उसने की भी नहीं है, उसके लिए वह उसे सुनाने लगे। वहीं आकृति को खुद से दूरी बनाता देख अभीर चिढ़ गया और उसने झटके के साथ उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद के एकदम करीब कर लिया और ऐसा दिखाया जैसे कि उसने ये सब अनजाने में किया हो। आकृति को भी शक नहीं हुआ, तो अब उसने भी कोशिश छोड़ दी और उस खुशी भरे पल को महसूस करने लगी। आप अकेले ही हमारी बहन का सारा प्यार नहीं ले सकते भाई, पीछे से एक नाराज आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो वहां अगस्त्य और मिहिर खड़े थे और जिसने वो बात कही थी वह मिहिर ही था, जो नाराजगी से अभीर को देख रहा था। तभी आर्य मुंह बनाते हुए, रहने दीजिए आप दोनों। आपने हॉस्पिटल में मुझे इग्नोर किया तब तो भाई भी नहीं थे, और अब जब भाई मुझे प्यार कर रहे हैं तो अब आपको जलन हो रही है। हमने तुम्हें इग्नोर किया, उसकी भी अलग वजह है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हम अपनी बहन से प्यार नहीं करते, इस बार अगस्त्य ने कहा और दोनों रूम के अंदर आ गए। अर्यांशी अपने बड़े भाई से थोड़ा दूर हुई और उसने अपने एक बाह खोल दी। जल्दी आइए वरना मेरा मन भी बदल सकता है, उसने नौटंकी करते हुए कहा, जिस पर सभी को हंसी आ गई। मिहिर और अगस्त्य दोनों उसके गले लग गए। उनका वो हग अब ग्रुप हग बन चुका था। आकृति आज बहुत खुश थी। ऐसा भाई बहन का प्यार तो उसने अपने घर पर भी नहीं देखा था। हाँ, उसके दोनों भाई उस पर जान देते हैं और बड़ा भाई प्यार भी जता देता है, लेकिन दूसरा भाई प्यार तो बहुत करता है लेकिन उसे जताना नहीं आता। थोड़ी देर बाद, भाई आपकी बातें सुनकर तो अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। मैंने इतना कुछ कर दिया, कोई कैसे मुझसे नफरत नहीं करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मिहिर और अगस्त्य को देखा और बोली, आप दोनों बिल्कुल गलत नहीं थे। अगर मैं आपकी जगह होती तो बात भी नहीं करती और बहुत कुछ सुना चुकी होती। मॉम पर क्या बीती होगी जब उनकी अपनी बेटी उनके डिवोर्स के लिए जिद पर अड़ गई। मैं ही उनके अलग होने की वजह बन गई। उन्होंने मेरी वजह से कितना कुछ झेला। काश ही डैड मुझे छोड़कर मॉम को चुनते तो आज मुझे इतना पछतावा नहीं हो रहा होता। तुम्हारी भी सारी गलती नहीं है आर्या। थे कुछ लोग जो हमारी फैमिली को बिखरता देखना चाहते हैं। उनकी ही मेहरबानी है कि उन्होंने तुम्हें गलत गलत बताया और मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया। ये शब्द सुनते ही मेरा जी खराब हो रहा है, तो मॉम डैड पर क्या ही बीती होगी। ये कहकर उसने अभीर को देखा और बोली, भाई मुझे मॉम डैड की दोबारा शादी करानी है। उसकी बात सुनकर आकृति और दोनों भाई खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, हाँ हम ये कर सकते हैं। तभी अभीर ने कहा, कर सकते हैं लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तुमने डैड की शादी अपनी दोस्त मधु आंटी से तय कर दी थी और उनकी फैमिली हमारी ठाकुर फैमिली के रिलेटिव है। हमारी सोसाइटी में अपने कहे को पूरा किया जाता है। डैड ने उन्हें जबान दे दी है, जिससे पीछे हटना यानी ठाकुर की इज्जत को सरेआम नीलाम करने के बराबर है। ये सब सुनकर अर्यांशी शौक रह गई और खुद से ही बोली, इतना सब हो गया, लेकिन ये बात इस सिस्टम ने मुझे क्यों नहीं बताई। तभी उसके दिमाग से आवाज आई, बॉस मैं एडवांस सिस्टम जरूर हूँ, लेकिन आपकी दुनिया का वचन, इज्जत, इन सब के बारे में मेरे अंदर कोई फीचर नहीं है। एपिसोड 9, नजरों का मिलना और कुछ अनचाहे एहसास। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि अर्यांशी अपनी भूल जो उसने नहीं की थी उसे सुधारने के लिए अपने भाइयों और भाभी के सामने अपना प्लान रखती है कि हम फिर से अपने मॉम डैड की शादी करा देंगे।
लेकिन तभी अभीर उनके डैड अभिमन्यु के किए वादे के बारे में बताता है जो उन्होंने उसकी दोस्त की मॉम की फैमिली से किया था। अब आगे तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्यांशी ने कुछ सोचते हुए कहा। वो चारों उसे गौर से देखने लगे। जहां अभीर शांत लग रहा था वहीं बाकी तीन आर्या को असमंजस में देख रहे थे। तभी मिहिर अपना सर खुजाते हुए बोला, लेकिन इसके लिए तो हमें मैजिकल छड़ी चाहिए, वही बिना टूटे सांप को मार सकती है। लेकिन हमें सांप को क्यों मारना है? उसकी बात सुनकर अर्यांशी हैरानी से मुंह खोले अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को और भी बड़ा करते हुए अविश्वास से देखने लगती है। अभीर दोनों को इस तरह देखकर अपना सरनामे हिला देता है। वहीं आकृति हंसते हुए मिहिर के सर पर मारकर बोलती है, अरे बुद्धू, ये हिंदी की एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो भी हो जाए और कुछ भी बिगड़े नहीं। आर्या का कहने का मतलब भी वही है कि हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे अभिमन्यु डैड का वादा भी ना टूटे और ना ही ठाकुर परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए और हमारा काम भी हो जाए। मतलब डैड की शादी लास्ट में मॉम से ही हो जाए। ओह, इस छोटी सी कहावत का मतलब सच में काफी बड़ा है, मिहिर ने इंटरेस्ट के साथ कहा और फिर अपनी बहन को देखकर बोला, मुझे ऐसी और कहावत के बारे में सिखाना जिनसे मैं अपने दोस्तों का मुंह बंद कर सकूं। आर्यांशी ने हंसकर सर हाँ में हिलाया। पहले वो हैरान थी लेकिन उसे अब सिस्टम से पता लग चुका था कि उसका ये भाई अब्रॉड से ही पढ़ाई करके आया था जिससे उनका हिंदी सब्जेक्ट वीक है, इसलिए उन्हें हिंदी में व्याकरण ज्यादा नहीं आती। ठीक है भाई, एक बार हमारा मिशन शादी कराओ पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आपको ऐसे ऐसे मुहावरे और कहावत सिखाऊंगी कि आपके दोस्त का मुंह बंद क्या आपके सामने खुल भी नहीं पाएगा। ये बोलते हुए आर्या के होठों पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी जिसे देखकर तीनों भाई बहुत खुश हो गए। तभी आकृति बोली, मिशन शादी कराओ, नाम तो बड़ा अच्छा है। आर्या, ऐसा नहीं लगता कि हम अब जोड़ी बनाने वाले बन गए हैं? नहीं भाभी, हम बस बनी हुई जोड़ी को मिलवाने का काम करेंगे जिसे मैंने ही बिगाड़ दिया था। ये कहते हुए उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई और चेहरे पर गिल्ट झलकने लगा। उसे उदास देखकर तीनों भाइयों ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगे। अर्यांशी को भी सुकून मिल रहा था इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आकृति मुस्कुराते हुए तीनों भाइयों को अपनी बहन को लाड लड़ाते हुए देख रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉलर आईडी देखी तो उसकी आंखें आपस में सिकुड़ गई। अब ये क्यों मुझे कॉल कर रही है? सोचते हुए उसने कॉल पिक किया और उस रूम से बाहर अपने और अभीर के रूम में आ गई जो जस्ट बगल में था। क्या हुआ? तुमने मुझे इस टाइम क्यों कॉल किया? आकृति ने फोन उठाते ही बिना सामने वाले की आवाज सुने सवाल किया। दी, मुझे पता चला कि आप और अभीर जी वापस आ गए हो। मैं बस जानना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है, सब ठीक तो है? उस लड़की ने कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया है क्या? रीवा। पहली बात तो वो तुम्हारे जीजू है इसलिए थोड़ी इज्जत और सलीके से बात करो। दूसरी बात, तुम्हें इतना क्या इंटरेस्ट है ये जानने में कि यहाँ तमाशा हो रहा है या कुछ और? अपने काम से काम रखो वरना मुझे देर नहीं लगेगी आनिक्य भाई को तुम्हारी करतूत बताने में। उसकी बात सुनकर रीवा, जो अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर ठाकुर हवेली को ही देख रही थी, आकृति की बात सुनकर उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। दी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझसे इतनी चिढ़ने लगी है, और अब तो आप उस अर्यांशी के बारे में भी कुछ सुन नहीं पा रही है? कहीं ये सब अभीर जी को दिखाने के लिए तो नहीं है? रीवा ने बुरी तरह चिढ़ते हुए उससे पूछा। आकृति ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और दांत पीसकर बोली, कितनी बार कहूं तुम्हें,
लेकिन समझ कहाँ आएगा। छोड़ो, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर उसने बिना उसका जवाब सुने कॉल कट कर दिया। वहीं रीवा अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर गुस्से से जल रही थी। उसने चिल्लाते हुए अपने फोन को फर्श पर दे मारा। बहुत उड़ने लगी है ठाकुर की बहू बनकर, इसे याद नहीं कि वो शादी बस एक समझौता है जो आज नहीं तो कल टूटेगी। और आखिर में अभीर जी सिर्फ मेरे होंगे, सिर्फ और सिर्फ रीवा राणावत के। ये बोलते हुए उसकी आंखों में अभीर के लिए जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। वो उसकी पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। उसकी वो जुनून और पागलपन से भरी नजरें ठाकुर हवेली पर किसी बाज की तरह टिकी हुई थी। अगली सुबह नित्या सबसे पहले उठी और उठते हुए उनका मन अपनी बेटी को देखने के लिए मचलने लगा। वो गेस्ट रूम में रुकी हुई थी। भले ही कल अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वो उनके रूम में रुक जाए या फिर बच्चों के साथ, लेकिन वो नहीं मानी। नित्या बहुत ही उसूल वाली औरत थी। तो क्या हुआ, वो उनके बच्चों का बाप था, पर समाज की नज़रों में उनका नाता सिर्फ बच्चों तक सीमित था और उस सीमा को वो कभी पार नहीं करने वाली थी। नित्या उठते हुए बिना खुद को आईने में देखे सीधा सेकंड फ्लोर पर चली गई जहां उनके बच्चों के रूम थे। वहां उनके लिए पर्सनल स्टडी रूम, जिम रूम, म्यूजिक रूम, डांस रूम, पेंटिंग रूम, पर्सनल थिएटर जो थर्ड फ्लोर पर था। टेरेस पर उनके लिए अलग से गार्डन और स्विमिंग पूल भी बनाया गया था कि उनका जब मन करे वहां घूम सके और स्विमिंग कर सके। हवेली के बाहर भी स्विमिंग पूल था, लेकिन वहां कोई भी स्विम नहीं करता था, वो बस शो के लिए थे। उनके तीनों बेटे अपने लिए पर्सनली बने स्विमिंग पूल को ही यूज करते थे। डांस हॉल और म्यूजिक रूम अर्यांशी के लिए बनाया था। वही पेंटिंग रूम अगस्त्य के लिए। उसे अपनी मॉम की तरह पेंटिंग करना पसंद था और इसलिए वो आज एक प्रोफेसर के साथ साथ दुनिया का जाना माना पेंटर भी था, जिसे दुनिया आस के नाम से जानती है। ये नाम आर्यांशी ने ही बचपन में अगस्त्य को दिया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी और उसका नाम ढंग से नहीं बोल पाती थी तो उसे आस कहकर बुलाती थी। अपनी बहन की प्यारी और तोतली आवाज में कहा गया वो नाम अगस्त्य को इतना प्यारा लगा कि उसने उसे अपनी दूसरी पहचान बना लिया। अर्यांशी का रूम। उन्होंने उसके बचपन वाले रूम को देखा जो खुला हुआ था और बाहर से ही वो उस प्रिंसेस बेड पर लेटी अपनी शहजादी को देख सकती थी जिसका सर अभीर की गोद में था, जो अपना सर बेड की हेड रेस्ट पर टिकाए वैसे ही सो रहा था। फिर उनकी नजर अपने दोनों बेटों पर गई जो अपनी बहन का एक एक हाथ पकड़े बेड पर सर टिकाए नीचे बैठे बैठे सो गए थे। ये नजारा देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। नित्या की आंखें भर आई जो कभी भी बहने को तैयार थी। हमारे बच्चों की खुशी वापस आ गई है, उनके बगल में खड़े होते हुए अभिमन्यु ने अपने बच्चों को देखते हुए कहा जो उनके पीछे ही ऊपर आ गए थे लेकिन छुपके से अपने परिवार को निहार रहे थे। सचमुच हमारे तीनों बेटों की खुशी, उनकी वही छोटी आर्या लौट आई है। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है और वो वजह जिसके लिए हम अलग हुए वो भी नहीं रही। तो क्या हम फिर से एक कंप्लीट फैमिली नहीं बन सकते? अभिमन्यु ने अपने दिल की बात काफी हिम्मत करके उनसे कह ही दी। नित्या हैरान नहीं हुई क्योंकि वो सबसे बेहतर उनके नेचर को जानती थी। उसने बिना उन्हें देखे कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो सब ये नहीं कहेंगे कि आप एक ठाकुर होकर अपनी जबान से पलट गए। जबान दी थी क्योंकि उस वक्त आर्या ने जिद की थी। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा था। अभिमन्यु ने बेचैनी से नित्या का हाथ पकड़कर कहा। नित्या ने अपने हाथ को देखा, फिर अपने बच्चों के बाप को। अब यही रिश्ता तो रह गया था। उन्होंने अपने हाथ को उनके हाथ से निकाल लिया और अपनी ठंडी आवाज में बोली,
जब छोड़ा था तब एक बार भी नहीं पूछा कि जो आप करने जा रहे हो उसमें मेरी सहमति भी है या नहीं? तो अब क्यों ये हक? जमाना डॉट हमारे रास्ते बहुत पहले अलग हो चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझसे किया वादा तो निभा नहीं सके, कम से कम अपनी जबान से ना पलटे। अपनी बात कहने के बाद वो वहां से चली गई। अभिमन्यु अपने खाली हाथ को देखते रह गए। उनकी नजर जाती हुई नित्या पर पड़ी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका प्यार, उनकी पत्नी, उनसे कितनी दूर हो गई है। उनकी आंखों से आंसू निकल गए, जिसका अंदाजा उन्हें तब हुआ जब उसकी बूंद गिरकर उसी खाली हाथ पर गिरी जिसमें अभी वो कोमल हाथ था जिसे वो मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते थे। आपने मॉम का दिल दुखाया है डैड। इतना आसान नहीं है कि वो आपके एक बार कहने से ही फिर से आपके पास आ जाएगी। अभिमन्यु ने दूसरी तरफ देखा जहां आकृति खड़ी थी। शायद वो पहले से ही वहां थी और उसने उनकी सारी बात सुन ली थी। आकृति उनके पास आई और सामने रूम में सुकून से सो रहे भाई बहन को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। आर्या को अपनी गलती, जो उसे याद भी नहीं है, उसका गिल्ट है और वो भी यही चाहती है कि आप और मॉम फिर से शादी कर ले। क्या उसने सच में ऐसा कहा? अभिमन्यु जी ने थोड़ी हैरानी और खुशी के साथ पूछा। आकृति ने उन्हें देखकर कहा, उसने कहा ही नहीं, बल्कि वो इसे करना भी चाहती है, लेकिन बीच में आपका वादा और ठाकुर खानदान की इज्जत आ गई है। ऐसी इज्जत से बेहतर तो मैं एक मतलबी कहलाना पसंद करूंगा। अगर लोग मुझे और मेरे खानदान की परवरिश पर सवाल उठाते भी तो क्या हुआ? मेरे बच्चों के आगे सारे ताने मंजूर है। बच्चों के लिए या मॉम के लिए डैड? इस बार आकृति भी अचानक आई आवाज से थोड़ा चौंकी, लेकिन उसकी नजर जब आर्या की साफ काली चमकदार आंखों से मिली तो उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। अभिमन्यु ने भी अपनी बेटी को देखा जो बिना भाव की उन्हें देख रही थी। वो आगे आई और उसने हल्के से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने से पहले उन्होंने देखा कि तीनों भाई आराम से अभी भी सो रहे थे, लेकिन अब अभीर के सर के पीछे एक बड़ा सा पिलो था। वहीं अगस्त्य टेडी का हाथ पकड़े सो रहा था। शायद वो आर्या को जाने नहीं दे रहा होगा, इसलिए उसने अपनी जगह उस टेडी को रख दिया। मिहिर के ऊपर ब्लैंकेट डला हुआ था क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी। अभिमन्यु जी और आकृति दोनों बहुत खुश थे ये देखकर कि आर्या को भी अब अपने भाइयों की उतनी ही फिक्र है जितनी वो सब उसकी करते हैं। डैड डॉट आपने मुझे निराश किया है। क्या हुआ बेटा? मेरी कोई हरकत आपको पसंद नहीं आई? अभिमन्यु जी ने घबराते हुए पूछा। सच में आपकी हरकतें ऐसी है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मोम के लिए कोई और ढूंढ लूं और उससे उनकी शादी करा दूं। अभिमन्यु ठाकुर अपनी बेटी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वहीं आकृति मंद मंद मुस्कुराने लगी। अर्यांशी अपने डैड को ही लगातार घूर रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था आकृति से कि तुम तुम्हारी मॉम की शादी मुझसे ही कराना चाहती हो? उन्होंने कन्फ्यूजन से पूछा। अर्यांशी ने अपना माथा पीट लिया। वही आकृति की हंसी छूट गई। हाँ 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 डैड, आप इतने बेवकूफ कब से हो गए? अपनी बहू के मुंह से खुद के लिए बेवकूफ सुनकर वह उसे घूरने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को भी खुद को ऐसे देखते हुए पाया जैसे वो एक बेवकूफ है, तो अब उन्हें भी शक होने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो ये दोनों उसे ऐसे घूर रही है। आर्यांशी हाथ बांधे टेरेस पर खड़ी थी और अपने डैड से कह रही थी, आपको किसी के भी कहने पर मॉम को ऐसे ही नहीं जाने देना था डैड। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। फिर चाहे उस जगह मैं खुद ही क्यों ना थी। मैंने आपको खुद को मारने की धमकी तो नहीं दी थी। चलो मान लो कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया हो, पर आपको किसी भी हाल में डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। आप झूठे पेपर बनवा लेते। वैसे भी उस टाइम मैं इतनी भी स्मार्ट नहीं थी।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभिमन्यु जी ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा। वही तो, आप सोचते ही तो कम हो। आपने सोचा नहीं और मॉम से भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए वो आपसे बहुत नाराज है और इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली। मतलब तुमने भी हमारे बीच हुई बातें सुन ली? इस बार घूरने की बारी अभिमन्यु जी की थी। अर्यांशी झेंप गई और मुंह बनाकर बोली, अब दरवाजा खोलकर ही बिना आसपास देखे बात करोगे तो क्या हम अपने कान बंद कर ले? सुनाई दिया तो सुन लिया। इसलिए कह रही हूँ जल्दी से कुछ करिए और मॉम को मनाइए वरना आपकी शादी टूट जाएगी। लेकिन जिससे शादी करनी है वही नहीं होगी तो आपका क्या होगा? जनाबे आली, आपका क्या होगा? उसने गाते हुए कहा और गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। आकृति भी मुस्कुराते हुए अपने ससुर को ऑल द बेस्ट बोलकर चली गई। क्या दिन आ गए हैं जिस बेटी के लिए ये सब किया, अब वही ज्ञान देकर चली गई। लेकिन बात भी सही है। मैंने सबसे ज्यादा गलत नित्या के साथ किया है और अब मुझे ही सब कुछ सही करना होगा, लेकिन उससे पहले आर्या के प्लेन में उसका साथ देना होगा। ये सोचते हुए वो भी टेरेस से सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगे जो फर्स्ट फ्लोर पर था। डाइनिंग टेबल पर आज अर्यांशी के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आज पहली बार सबके साथ मिलकर खाने वाली थी, बिल्कुल पहले जैसे डॉटना की एक कैदी की तरह। उसने सोचा। एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी छाई, लेकिन अपनी मॉम को किचन में उसके लिए नाश्ता बनाता देख उसकी सारी उदासी एक झटके में गायब हो गई। आर्या ने प्लेट उठाई और चम्मच से बजाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बोली, जल्दी करो मॉम, बहुत भूख लग रही है। सब जल्दी आओ वरना किसी को भी माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। सारा का सारा मैं खा जाऊंगी। वो और भी ऊंची आवाज में बोली और हंसने लगी। पूरी हवेली उसकी मीठी आवाज से चहक रही थी, जिसे सुनकर हवेली के अंदर आते किसी के कदम एक पल को वहीं ठहर गए। उसकी हेजल आइज गहरी हो गई। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? शेखर राणावत ने हल्की स्माइल के साथ अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव टिकता ही नहीं था। वो बस एक सर्द ठंडे पत्थर की तरह था जिसे पिघलाने वाली आग कहीं बनी ही नहीं थी, या शायद बनी है लेकिन सामना होना अभी बाकी है। आनिक्य ने उन्हें कठोर भाव से देखा और बोला, चलिए। दोनों अंदर आए तो शेखर जी की नजर तो सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर शोर मचा रही अर्यांशी पर चली गई और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गए। वहीं आनिक्य ने खुद को उस तरफ देखने से रोका हुआ था। वो अंदर से काफी हैरान था ये सोचकर कि क्या ये वही लकड़ी हो सकती है जो अपने परिवार से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकती थी और आज वो एक प्यारी बेटी जैसा व्यवहार कर रही है। वही अर्यांशी जो अपने में मस्त थी, अचानक से उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बॉस, मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है जिसके आस पास रहने से मेरा दम घुट रहा है, इसलिए मुझे अब डीएक्टिवेट होना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे खुद से संभाल लेना। वैसे भी आप मेरी बॉस हो, आपको क्या ही हो सकता है। ये कहकर सिस्टम एडमिन फिर से गायब हो गया। बेकार भंकार सिस्टम। हुएम क्या बोल कर गया कि मैं उसकी बॉस हूं तो मुझे क्या ही होगा। अरे बॉस हूं भगवान थोड़ी। एक बार बच गई तो जरूरी तो नहीं कि हर बार किस्मत और ये सिस्टम साथ दे। आर्या बेटा क्या बड़बड़ा रही हो अकेले अकेले? अचानक आई आवाज से अर्यांशी होश में आई और उसने सामने देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जल्दी आइए, आज मॉम ने मेरे लिए आलू पूरी बनाई है और साथ में डोसा भी। अरे वाह, फिर तो मैं एकदम सही टाइम पर आया हूँ। ये कहते हुए शेखर जी उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। अब धीरे धीरे सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल के पास आ रहे थे।
अभीर फोन पर अपने असिस्टेंट से बात करते हुए आ रहा था और उसके बगल में आकृति अपना बिजनेस सूट पहने हाथ में वॉच पहने हुए उसके साथ ही नीचे आ रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में खड़े किसी जाने पहचाने चेहरे पर चली गई, जिसे यहाँ देखने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वो शॉक होकर एकटक सामने की तरफ ही देख रही थी। भाई डॉट उसके मुंह से बस ये एक शब्द निकला और वो अपनी जगह ठहर गई। आनिक्य, जो फोन पर किसी की रिपोर्ट सुन रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान डाइनिंग टेबल पर हो रही बातों पर ही था। जैसे जैसे अर्यांशी की आवाज उसे सुनाई देती, एक नया झटका उसे लगता। जब उसने आकृति की आवाज सुनी तो उसे देखने के बजाय उसकी आंखें डाइनिंग टेबल पर बैठी उस एकदम बदल चुकी लड़की की तरफ उठ गई, जो उसे एक नज़र देख भी नहीं रही थी। लेकिन आकृति की आवाज सुनकर अब आर्या ने भी अपनी नजरें घुमाकर उस तरफ देखा तो उसकी जेड ब्लैक आंखें दो गहरी हेजल आंखों से टकरा गई। दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन ये कुछ ही पल के लिए था, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई आकर खड़ा हो गया था जिसका ऑरा भी कोई कम मजबूत नहीं था। अर्यांशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आनिक्य को ऐसे किसी का बीच में आना खल गया। डॉट पता नहीं क्यों, लेकिन वो उन आंखों को और देखना चाहता था। कौन था जो उनके बीच आ गया? क्या आनिक्य इस एहसास से खुद को दूर रख पाएगा?